नमस्कार स्टूडेंट। आज हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक चिंतन में पंडित जवाहरलाल नेहरू के अहिंसा के विचार और उनके अन्य विचारों को जानेंगे। भले ही गांधी जी पक्के आशावादी थे और उन्होंने नेहरू जी को बहुत कुछ गर्म और नर्म, पर नेहरू जी को कट्टर अहिंसावादी न मान सके या बना नहीं सके। लेकिन नेहरू जी हिंसा से घृणा करते थे और अहिंसा के पुजारी थे। पर अहिंसा के सिद्धांत में उनकी बहुत ज़्यादा निष्ठा की कमी नहीं रही। उन्होंने अहिंसा को इसलिए अपनाया कि वह तत्कालीन परिस्थिति को अनुकूल थी। आवश्यकता पड़ने पर वो हिंसा का प्रयोग कर सकते थे। उन्होंने गांधी जी के अनुसार ये स्वीकार कभी नहीं किया कि अहिंसा ही सत्य है, और न वे स्वीकार कर सके कि वह पूर्ण पूर्ण अहिंसात्मक समाज की स्थापना का लक्ष्य रखे, क्योंकि उनका विश्वास था कि पूर्ण अहिंसावादी होना। अपनी आत्मकथा में उन्होंने लिखा है, आधुनिक राज्य और सामाजिक व्यवस्था का जीवन रक्त ही हिंसा है, और जमींदारों को उनका लगान नहीं मिलेगा। व्यक्तिगत संपत्ति का लोप हो जाएगा। कानून अपनी अपनी शस्त्र शक्तियों की सहायता से दूसरों को व्यक्तिगत संपत्ति का अपहरण करने से रोकता है। प्रधानमंत्री की हैसियत से नेहरू ने को यह अनुभव हुआ कि अहिंसा के शस्त्र से सभी प्रकार की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान संभव नहीं है। अहिंसा को वे सीमा मानते थे, पर परिस्थितियों के वशीभूत होकर हिंसा का प्रयोग करने में नहीं चूकते थे। गांधी जी का हिंसा के सिद्धांत जटिल था, परंतु नेहरू का सिद्धांत लचीला था। चीन के आक्रमण के समय किसी ने सत्याग्रह की करने की सुझाव दिया तो नेहरू ने उसे बहुत डांटा। पाकिस्तान हो या चीन हो, उसके आक्रमण का उन्होंने डटकर सामना किया। पंचशील सिद्धांत की अनुपयोगिता उन्हें उन्हीं समय अनुभव हुआ कि उस समय से उन्होंने सेना का विस्तार, सैन्य सामग्री के लिए कारखाने, वायुयानों के लिए कारखाने खड़े किए। कुछ ही वर्षों में भारत सशक्त हो गया। इतना ही होने पर भी अहिंसा को उन्होंने त्यागा नहीं। अहिंसा के नैतिक तत्व ने उन्हें अधिक आकर्षित किया था। उनका विश्वास था कि हिंसा से समस्याओं का समाधान स्थायी रूप से नहीं हो सकता तथा हिंसा के माध्यम से शांति की स्थापना नहीं की जा सकती, और राजनीतिक क्षेत्र में तो उसे अपनाने में असफल हुए। अहिंसा का पालन एक सीमा तक तो ठीक है, प्रत्येक समस्या का समाधान खोजना अहिंसा के माध्यम से ये संभव नहीं है, क्योंकि अगर आप अहिंसा को पूरी तरीके से अपनाते हैं तो हो सकता है कि सामने वाला देश जो बंदूक और गोला बारूद के साथ आ रहे हैं और आप चुपचाप बैठे हो, उसके लिए तो एक क्या एक उपलब्धि, एक मौका हो सकता है, अवसर हो सकता है। और जिस व्यक्ति के पास क्या है, दिमाग में सत्ता और क्या है, अपनी सीमा को विस्तार करने के अगर भूत सवार हो, उसे कभी भी सत्य और अहिंसा के माध्यम से निपटा नहीं जा सकता। कहने का मतलब ये कि हमारे यहाँ परंपरा चली आ रही है, एक हमारे यहाँ कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो कहने का मतलब है कि नेहरू जी मानते थे अहिंसा सिर्फ एक आखिरी काम नहीं है, सत्य और अहिंसा एक आखिरी उद्देश्य नहीं है। अहिंसा एक आखिरी कार्य नहीं है, बल्कि आखिरी कार्य तो युद्ध है। बिना युद्ध के आप क्या किसी भी प्रकार की जो लड़ाई है जीत नहीं सकते। इसलिए उन्होंने क्या किया, अहिंसा के संबंध में उन्होंने अपनी लचीला या अवसरवादी तक सोच रखने की कोशिश की, जहाँ पर विश्व के सभी देशों को सिखाने की मौका आएगा शांति रूप से, वहाँ पर हम अहिंसा के माध्यम से क्या कर सकते हैं, विश्व के सभी लोगों को सिखा सकते हैं या पढ़ा सकते हैं। मगर जहाँ जहाँ पर बंदूक और गोला बारूद इस्तेमाल हो रहा हो, वहाँ पर आप अहिंसा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए नेहरू जी ने अपने अहिंसा के विचार के संबंध में उन्होंने बताया कि अहिंसा क्या होनी चाहिए, एक अवसर होना चाहिए, अवसर के माध्यम से होना चाहिए। जब आपको लगता है कि आप अहिंसा के माध्यम से पूरे विश्व को कुछ सिखा सकते, तब अहिंसा का उपयोग करना चाहिए। जब आपको लगता है कि यहाँ पर अहिंसा काम नहीं आएगी, तो वहाँ पर अहिंसा का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू का अहिंसा पर विचार। उसके बाद आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का आर्थिक विचार या आर्थिक अर्थव्यवस्था पर विचार। तो 1927 में पंडित जवाहरलाल नेहरू रूस गए और साम्यवादी विचारों को, विशेषकर उनके आर्थिक विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। तभी से उन्होंने आर्थिक उन्नति पर अधिक बल देना प्रारंभ कर दिया था। उनका कहना था कि राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है यदि जनता को आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिलती है। उनका विचार था कि आज हमारी समस्या जनता के लिए जीवन स्तर को उन्नत करने की है, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने की है, सुंदर एवं स्वस्थ जीवन बिताने के लिए आवश्यक सुविधाएं देने की है। केवल भौतिक वस्तुओं के संबंध में ही नहीं,
बल्कि सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी उसे जीवन में प्रगति तथा विकास करने के योग्य बनाना है। और सोवियत संघ की क्रांति से पूर्व जर्जर जर्जर आर्थिक स्थिति, परंतु पंचवर्षीय योजना ने रूस की काया पलट कर दी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी विश्वास किया कि पंचवर्षीय योजना एक ऐसी योजना है जिसके आधार पर क्या है कि जिस तरीके से रूस ने अपनी आर्थिक अर्थव्यवस्था को बेहतर करने की कोशिश की, उसी आधार पर हमारे देश का आर्थिक विकास करेगी। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक वृद्धि के लिए, व्यक्ति और समाज के विकास के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए परम आवश्यक है कि हम एक संगठित योजना तैयार करें और ये योजना हमारे लिए राजनीतिक गणतंत्र के ढांचे के अधीन बनाया जाए। उन्होंने आगे कहा, योजनाओं का अभिप्राय केवल यह नहीं है कि हम कुछ कारखाने स्थापित कर ले या कुछ मामलों में उत्पादन में वृद्धि कर ले। कारखानों का स्थापना और उत्पादन में वृद्धि आवश्यक है, परंतु अत्यधिक महत्व के साथ साथ हमें प्राप्त करना होगा जिसमें समाज एक विशेष किस्म के ढांचे में धीरे धीरे विश्वास करना प्रारंभ कर दे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि पश्चात देशों की आर्थिक उन्नति से प्रभावित होने वाले सभी काम हैं, यह उन्होंने माना था कि जो विश्व के विभिन्न देशों में आर्थिक विकास के लिए जो काम किए जाते हैं, आर्थिक उन्नति के लिए जो काम किए जाते हैं, उससे ग्रामीण कृषि सभ्यता के प्रति उन्हें न तो आकर्षण था, अभी खेती को बड़े पैमाने तथा आधुनिक यंत्रों की सहायता से कराना चाहते थे। भारत की खोज नामक पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि मैं ट्रैक्टरों तथा बड़े उद्योगों की हामी हूँ और मेरा विश्वास है कि भूमि का दबाव कम करने के लिए, दरिद्रता को दूर करने के लिए तथा रहन सहन को बेहतर करने के लिए और अन्य बहुत से उद्देश्यों को औद्योगिकरण करने के लिए क्या है, अन्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए औद्योगिकरण आवश्यक है। परंतु उसके साथ साथ मेरा यह विश्वास है कि औद्योगिकरण का पूरा लाभ उठाने के लिए तथा उसके बहुत से खतरों से बचाने के लिए अत्यंत सतर्कतापूर्वक आयोजन आवश्यक है। और महात्मा गांधी जी तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू के दृष्टिकोण में गहरा अंतर भी रहा है, क्योंकि जब गांधी जी जब किसी विषय पर सोचते थे तब उनका तरीका आदर्शवादी या आध्यात्मिक एवं पूर्ण नैतिक होता था, परंतु पंडित नेहरू का तरीका वैज्ञानिक, व्यवहारिक और आधुनिक एवं समयानुकूल होता था। पंडित नेहरू देश की आर्थिक उन्नति के लिए विशाल पैमाने पर उत्पादन चाहते थे और कल कारखाने से युक्त भारत चाहते थे, ताकि विश्व के विकासशील देशों की पंक्ति में ला खड़ा कर सके भारत को। वे भारत को प्रगतिशील देखना चाहते थे। उनका कहना था कि अगर भारत को औद्योगिक उन्नति करनी है तो उसे 3 बातों को अत्यंत ध्यान रखना होगा, यह आवश्यक होगा 3 बातों पर ध्यान देना। पहला था भारी इंजीनियरिंग एवं मशीनों का निर्माण उद्योग, दूसरा वैज्ञानिक अनुसंधानिक संस्थाएं, तीसरा विद्युत शक्ति। इन सारी चीज़ों के आधार पर ही, सारी बातों के ही आधार पर क्या किया जा सकता है, भारत को किसी भी तरीके से एक प्रगतिशील राज्य के रूप में स्थापित किया जा सकता है। इन सब के बिना कभी भी एक भारत को प्रगतिशील राज्य नहीं बनाया जा सकता। पंडित नेहरू देश का औद्योगिकरण करना चाहते थे, परंतु कृषि की भी उपेक्षा नहीं करना चाहते थे। उनका विश्वास था कि भारत औद्योगिक प्रगति तभी कर सकता है जब वह कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो और कृषि के विकास के लिए वैज्ञानिक पद्धति अपनाने का परामर्श देते थे। उन्होंने कहा था, कृषि को देश के विस्तार अर्थव्यवस्था का अनुकूल बनाना उनका विचार था। कृषि का रूप सरकारी होना चाहिए, क्योंकि यह व्यवस्था धीरे धीरे देश को समाजवाद की ओर ले जाएगी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत में समाजवाद लाना चाहते थे। उनका प्रारंभ से फैबियन समाजवाद की ओर आकर्षण रहा है। प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचकर उन्होंने समाजवाद को भारत में लाना चाहा और वह फैबियन समाजवाद से मिलता जुलता है। वास्तव में उन्होंने समाजवाद अपनाना चाहा और उसके द्वारा संशोधित था। उन्होंने स्वयं लिखा है कि मार्क्सवाद के वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं दुराग्रह एवं रूढ़िवाद ने आवश्यक स्वतंत्रता से मुझे बहुत प्रभावित किया। मार्क्सवाद से प्रभावित होते हुए भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मार्क्सवादी नहीं थे। उनका कहना था कि मार्क्सवाद का अंतिम आदर्श तथा सिद्धांत नहीं जिसमें परिवर्तन न किया जा सके, यह केवल आर्थिक एवं सामाजिक घटनाओं को समझने हेतु आधारभूत ढांचा प्रस्तुत करता है, परंतु इसके नियमों अथवा सिद्धांतों को सर्वत्र बिना विचार के उपयोग में नहीं लाया जा सकता। पंडित नेहरू ने साफ साफ कहा था कि भारत के लिए मार्क्सवादी समाजवाद उपयुक्त नहीं होगा और उसके लिए दूसरे प्रकार के समाजवाद चाहिए। वास्तव में नेहरू मार्क्स डॉलर की भांति नैतिक समाजवाद के पक्षधर रहे हैं और 1936 में कांग्रेस अध्यक्ष के पद से बोलते हुए उन्होंने बताया था कि उनका समाजवाद अस्पष्ट प्रकार का मानवीय समाजवाद नहीं है, वरन उसके अर्थ में पूर्ण अर्थशास्त्र से संबंधित है। वे देश की आर्थिक दृष्टि से
उठाना चाहते थे और वैधानिक ढंगों से बड़े कारखानों के साथ में खादी उद्योग को भी एवं कुटीर उद्योग को भी उन्नति दिलाना चाहते थे। तो कहा जा सकता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू एक प्रकार से समाजवाद के साथ साथ वो क्या बोलते हैं, जो कृषि उत्पादन है या भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के उन्होंने अपने दृष्टिकोण अपनाने की कोशिश की। ये तो हो गई पंडित जवाहरलाल नेहरू का आर्थिक विचार। उसके बाद आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का पंचशील सिद्धांत। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्व को प्रमुख देन के रूप में अगर माने तो पंचशील सिद्धांत को माना जाता है। इस सिद्धांत से उन्होंने विश्व में सभी देशों में एक शांति दूत के रूप में अपनी पहचान प्राप्त की। अब एक कोरे सिद्धांतवादी नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपनी अंतर्राष्ट्रीयता के प्रति आसक्ति प्रकट करने के लिए और राष्ट्रों के मध्य मधुर संबंध स्थापित करने के लिए उन्होंने पंचशील सिद्धांत का उन्होंने प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत भारतीय राजदर्शन के लिए ही नहीं बल्कि विश्व राजदर्शन के लिए भी नेहरू जी का अनुपम देन के रूप में जाना जाता है। अगर पंचशील सिद्धांत जाने तो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला आता है कि प्रत्येक देश एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता और सर्वोच्च सत्ता के लिए पारस्परिक सम्मान की भावना रखे। दूसरा आता है एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण न करे। प्रत्येक देश एक दूसरे को समानता की भावना से देखे और एक दूसरे के लाभ का अध्ययन करे। उसके साथ साथ अगला उसका जो सिद्धांत था, इसमें प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे और प्रत्येक राष्ट्र शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। पंडित नेहरू के पंचशील सिद्धांत अशोक के पंचशील के सिद्धांत का एक संशोधित रूप था। भारत सदैव से क्रांति का पुजारी रहा है और उसने अपने देश से निकलकर अन्य देशों की स्वतंत्रता एवं संपत्ति को हड़पा नहीं है और स्वतंत्र भारत ने अपनी प्राचीन परंपरा को निभाने के दृढ़ निश्चय किया और शांति संदेश के लिए उन्होंने पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन किया। चीन और भारत के बीच 1954 में शांति स्थापना वार्ता हुई। उससे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चाउ एंड लाई की संयुक्त विज्ञप्ति में पंचशील सिद्धांत को मानने की घोषणा की गई थी। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू यूरोपीय दौरा पर हुआ और वहाँ पर पंचशील सिद्धांतों को उन्होंने व्याख्या की और यूरोप में इस सिद्धांत के कारण नेहरू जी की बड़ी ख्याति प्राप्त हुई। उन्होंने शांति दूत की उपाधि भी प्रदान किया। उसके बाद आता है विश्व शांति की एवं सुरक्षा के लिए पंचशील सिद्धांत का एक बहुत ही उपयोगी सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की लगभग सभी बातों को अपनाई गई है। यदि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की अखंडता की मान्यता देता है तो आक्रमण करने की कभी भी नौबत नहीं है। जब दूसरे देश उसके विरुद्ध आवाज़ उठाता है तो शक्तिशाली देश शेर और मेमना की कथा के समान दुर्बल देश को धमकी देता है और उस पर आक्रमण कर देता है। उसी को रोकथाम करने के लिए पंचशील के 3 सिद्धांत बने हुए हैं। प्रत्येक राष्ट्र छोटा हो या बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समाज में उसका समान पद रखता है। यदि बड़े शक्तिशाली तथा धनी देश छोटे दुर्बल एवं निर्धन देशों को समानता अगर प्रदान करता है या देता है तो कभी भी किसी प्रकार की झगड़े की स्थिति नहीं पनपेगी। और अंतिम सिद्धांत शक्ति सह अस्तित्व की अर्थात जी और जीनो देख कर सिद्धांत को क्या करता है, प्रतिपादित करने का काम करते हैं, जिसके आधार पर विश्व के विभिन्न प्रदेशों पर विश्व के सभी देशों के मध्य एक शांति की स्थिति आसानी से बसाई जा सकती है। ये तो हो गई पंडित जवाहरलाल नेहरू के पंचशील सिद्धांत। उसके बाद आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के युद्ध संबंधी सिद्धांत या युद्ध के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या सोचते थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कुशल राजनीतिज्ञ, मानवतावादी एवं लोक कल्याणकारी विचारक थे। उसका विश्वास था कि मानव कल्याण के लिए युद्ध की समाप्ति हो और विश्व शांति की स्थापना हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने विश्व शांति की स्थापना के लिए विशेष ध्यान दिया और अपने विचार एवं कार्यकलापों से विश्व शांति स्थापना के लिए बड़ा काम किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इतिहासकार होने के नाते खोजबीन कर युद्ध के कारणों को पता लगाया और उन्होंने कहा किसी न किसी कारणवश हर देश का काल या परिस्थिति युद्ध में होते रहते हैं, जिसके मूल कारण कुछ उन्होंने इस तरीके से बताने की कोशिश की। सबसे पहले उन्होंने माना युद्ध का एक मूल कारण है धर्म होता है। यूरोप में धर्म युद्ध इसके ही परिणाम है। भारत पर मुसलमानों का आक्रमण धर्म से प्रभावित होकर ही किया गया था। दूसरा उनका मानना था कि मानव इतिहास में सभी युगों में राजनीतिक सत्ता, गौरव, गरिमा के लिए भी युद्ध हुए हैं। तीसरा उनका मानना था कि युद्धों का कारण सामंतवाद भी होता है। भारत में भी राजपूत और राजाओं के मध्य हुआ युद्ध सामंतवाद के कारण ही हुए थे। उसके बाद अगला कारण उन्होंने माना था कि युद्ध का एक राजनीतिक कारण भी है। सिकंदर महान की विश्व विजय की महत्वाकांक्षा राजनीतिक ही थी, वह न धार्मिक, न आर्थिक, न सामंतवादी थी।
तो कहने का मतलब है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण भी क्या है, युद्ध को जन्म दे देता है। उसके साथ साथ माना जाता है कि वर्तमान समय में युद्धों का कारण आर्थिक होता जा रहा है, और राजनीति के साथ साथ अन्य कुछ कारण भी प्रभाव रखते हैं, पर आर्थिक कारणों ने उन्हें गौण बना दिया है। राष्ट्रवाद और समाजवाद की आर्थिक परिस्थितियों के परिणाम ही आज वर्तमान समय में विश्व के विभिन्न देशों के मध्य युद्ध की स्थिति पनप रही है। उसके साथ साथ उन्होंने जो आखिरी जो कारण बताया युद्ध का, वर्तमान में युद्धों का एक महत्वपूर्ण कारण विचार भिन्नता भी है। शीत युद्ध के पीछे वैचारिक एवं सैद्धांतिक मतभेद ही शीत युद्ध को किसी भी समय गर्म युद्ध बना सकता है। कहने का मतलब ये है कि आज वर्तमान समय में देखें तो ये धर्म, सत्ता, उसके साथ साथ सामंतवाद, उसके साथ साथ राजनीतिक महत्वाकांक्षा, राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद की आर्थिक परिस्थितियाँ, उसके साथ साथ क्या है, जो सैद्धांतिक मतभेद है, वैचारिक एवं सैद्धांतिक मतभेद है, यही क्या है, युद्ध के कारण बनते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शीत युद्ध की व्याख्या पर इस प्रकार की है कि शीत युद्ध का अर्थ सदैव युद्ध का चिंतन करना, युद्ध की तैयारी करना, जो धर्म युद्ध को बढ़ावा देता है। शीत युद्ध की भावना एक बड़ी मानसिक उलझन व वेदना उत्पन्न करती है। तो उनका मानना था कि युद्ध हमेशा क्या है, विश्व के भिन्न देशों के मध्य मतभेद पैदा करने की कोशिश की और एक दूसरे पर अविश्वास की भावना उत्पन्न करने की कोशिश करती है। उन्होंने 1955 में मॉस्को में भाषण देते हुए कहा था कि मेरा विश्वास है कि प्रत्येक देश के अधिकांश व्यक्ति शांति चाहते हैं, परंतु दूसरों का भय उन पर छाया रहता है और इस कारण से वे भिन्न प्रकार से आचरण करने लगते हैं। हमें इस घृणा और भय के त्याग कर देना चाहिए और शांति का वातावरण तैयार करने की चेष्टा करनी चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि राष्ट्र अपने मन में एक दूसरे के प्रति शंका और विश्वास की भावना को दूर करे और एक दूसरे के निकट आकर क्या करे, जो उनके मन में जो भ्रम है, उन भ्रमों को क्या करने का, दूर करने का कार्य करे, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति स्थापना कर सकते हैं। ये रहा, और ये रहा युद्ध संबंधी विचार। उसके बाद आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का विदेश नीति से के संबंध में विचार। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का अगर विदेश नीति संबंध में विचार देखें तो नेहरू भारत के स्वतंत्र होते ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मंच पर आ गए थे, और वहाँ उन्होंने देखा कि दो शक्तियाँ आपस में उलझी हुई हैं और दोनों के समर्थक छोटे छोटे राष्ट्र की गुटबंदी के तनाव को बढ़ावा दे रहे हैं। नेहरू जी ने दोनों गुटों को बढ़ते तनाव को कम करने के लिए विश्व शांति स्थापित करने के लिए नीति अपनाई और उनका किसी गुट से संबंध नहीं रहा। उन्होंने तटस्थता की विदेश नीति अपनाई और वे उस समय दोनों महाशक्तियों के अमेरिका और रूस की मित्रता रखना चाहते थे, अथवा दोनों गुट से यह चाहते थे कि भारत पूर्णतः उनके गुट में मिल जाए, परंतु भारत ने यह साफ कहा कि वो एक पक्षी बनना पसंद नहीं करता और दोनों का मित्र है। उनका मानना ये था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का मानना ये था कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो माना जाता है कि भारत की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है और राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरीके से कमज़ोर हो चुकी थी, और कमज़ोर हो जाने के कारण क्या है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमेरिका और रूस ऐसे दो महाशक्ति थे जिनके मदद से ही दोबारा भारत की जो अर्थव्यवस्था है या राजनीतिक व्यवस्था है उसे ठीक किया जा सकता था। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू कभी ये नहीं चाहते थे कि वो एक पक्ष में जाकर क्या करे, अपनी जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है जिसको सुधार कराना चाहता है उसको सुधार ना कर पाए। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जो विदेश नीति है उसमें उन्होंने गुट निरपेक्षता की जो नीति है उसको अपनाने का उन्होंने काम किया, और उसके ही आधार पर कूटनिरपेक्षता या तटस्थता की नीति को अपनाने की कोशिश की, जिससे वो किसी भी पक्ष में यहाँ जाकर क्या करे, एक अलग रहने की कोशिश करे ताकि विश्व की जितने भी देश उन सभी देशों के साथ सही तरीके से संबंध स्थापित कर सके। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही नज़रिया दृष्टिकोण के कारण क्या है, आज वर्तमान समय में गुटनिरपेक्षता की जो एक संगठन है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, जो विश्व के सभी देशों को में बैलेंस बनाने का या संतुलन बनाने की कोशिश की, उस सोच को उन्होंने जन्म देने का काम किया, जिसके आधार पर आज वर्तमान समय में हम तृतीय विश्व की जो संभावना है उससे बचते आ रहे हैं। कहीं भारत विश्व, अगर इन दोनों में से एक देश के पास अगर साथ चला जाता है एक, तो निश्चित भविष्य में एक युद्ध की संभावना बन सकती थी। इसी कारण से भारत ने माना कि अगर हम क्या करते, एक पक्ष में अगर चला जाएंगे तो इस युद्ध की जो स्थिति है वो आसानी से शुरू हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, उसके साथ साथ कई ऐसे कारण हैं जैसे कि पाकिस्तान, चीन, ये दोनों देश क्या है, ये दोनों देश किसी न किसी तरीके से क्या है, दोनों महाशक्तियों से जुड़े हुए हैं। अगर इसके साथ साथ क्या होता, अगर इन दोनों देशों के मध्य अगर युद्ध होता तो उसका प्रभाव क्या होता, भारत पर आसानी से पड़ जाता उस समय। इसी कारण से भारत में इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया, तटस्थ रहना उन्होंने स्वीकार किया, ताकि किसी भी तरीके की आने वाले समय में परिस्थिति ना
बिगड़े, इसीलिए उन्होंने तटस्थता की नीति अपनाई और उसके बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गुटनिरपेक्षता की जो आंदोलन है उनको चलाया, जिसके माध्यम से विश्व के बहुत सारे देश इन दोनों देशों के साथ गुट में नहीं रहना चाहते थे। ये तो हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू का विदेश नीति के संबंध। उसके बाद आते हैं, अंत में आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का पूरे विश्व पर हो या अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में या राष्ट्रीय राजनीति में उसका योगदान क्या रहा है। तो जवाहरलाल नेहरू का योगदान अगर जाने तो उसके बहुत सारे ऐसे योगदान हैं जो आज भी उसके योगदान को भूला नहीं जा सकता, जिसमें अगर मुख्य रूप में अगर देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक महान लोकतंत्रवादी भी के रूप में भी जाना जाता है। नेहरू हृदय से लोकतंत्रवादी थे। उन्होंने एक पिछड़े, निर्धन एवं निरक्षर भारत को वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकतंत्र की स्थापना की। उसने अपने शासनकाल में पल्लवी तथा पुष्पित करते हुए उसे स्थायित्व प्रदान किया। वर्तमान समय में भारत उन थोड़े विकासशील देशों में थे जहां लोकतांत्रिक सरकार कार्य कर रही थी। उनका संपूर्ण राजनीतिक चिंतन लोकतांत्रिक था। उनको जितना जन समर्थन प्राप्त था, उनका सहारा लेकर कोई भी व्यक्ति निरंकुश एवं अधिनायक बन सकता था, लेकिन उन्होंने सदैव ही लोकतांत्रिक मूल्यों एवं आदर्शों एवं परंपराओं का सम्मान किया। दूसरा योगदान उसका ये था कि राष्ट्र निर्माण। नेहरू आधुनिक भारत के राष्ट्र निर्माण के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने भारत राष्ट्र निर्माण के लिए उन सब मूलभूत संस्थाओं को आधारशिला रखी जिनका आधुनिक भारत प्रयोग कर रहा है। उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए भारतीय सामाजिक आर्थिक दिशा एवं गति को निर्धारित करने का काम किया। देश की भौतिक, रासायनिक एवं आणविक इंजीनियरिंग आवश्यकताओं को पूर्ति एवं वैज्ञानिक तथा तकनीशियनों को प्रशिक्षण हेतु अनुसंधान केंद्रों, प्रयोगशाला एवं संस्थाओं की स्थापना की। उसके साथ साथ संक्षेप में अगर देखें तो नेहरू ने भारत जैसी एक सामंतवादी, रूढ़िवादी एवं धर्मपरायण समाज को एक आधुनिक औद्योगिकरण, उदार एवं धर्मनिरपेक्ष समाज में और छोटे छोटे राज्यों में बढ़ रहे राष्ट्र को एक राष्ट्र में बदलने का काम किया। दूसरा, संसदीय प्रणाली की स्थापना। नेहरू ने भारत में संसदीय शासन प्रणाली का स्थापना की। वे संसद और संसदीय वाद विवादों को गंभीरता से लेते थे। चमत्कारी व्यक्तित्व, प्रचंड संसदीय बहुमत और यथा राष्ट्रीय समर्थन हुए भी नेहरू ने लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक प्रक्रियाओं को कभी अपेक्षा और उल्लंघन नहीं किया। उन्होंने राष्ट्र के महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया, बल्कि आम सहमति अथवा राष्ट्रीय सहमति की अवधारणा का उन्होंने विकास किया। इस क्षेत्र में नेहरू की सबसे बड़ी देन ये है कि उन्होंने संसद के निर्णय निर्माण प्रक्रिया के साथ जोड़ दिया और पंचवर्षीय योजनाओं और अथवा नीति एवं संसद की बारीकियों से विचार किया, आवश्यक संकल्प पारित करती थी। और नेहरू ने संसद का सम्मान करते हुए अपने सभी नीतिगत निर्णयों को घोषणा संसद में की। उसके साथ साथ नेहरू जी एक यथार्थवादी चिंतन के रूप में भी जाने जाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक यथार्थवादी राजनीतिक विचारक थे। उन्होंने सिद्धांतवादी को समझाने की कोशिश की कि भारत की पहली आवश्यकता उपनिवेशवाद से छुटकारा पाने की है, दूसरी आवश्यकता सामाजिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन से छुटकारा पाने की है, और उनका आग्रह था कि सामाजिक एवं आर्थिक विषमता को दूर किए बिना उसकी बौद्धिक चिंता मात्र करना निष्क्रिय होगी। उसके साथ साथ अगली उनकी अगर देन देखें अगर भारतीय परिदृश्य में, तो एक उत्कृष्ट समन्वयवादी के रूप में भी जाना जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। नेहरू एक महान समन्वयवादी थे। उनका विशेष गुण यह था कि वे परस्पर विरोधी विचारों में भी समन्वय उत्पन्न करते थे। और उन्होंने 3 प्रमुख विचारकों, भारतीय परंपरा, उदारवाद और मार्क्सवाद का समन्वय करके भारतीय लोकतंत्र है उसका स्थापना करने का काम किया। उसके साथ साथ उनका जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिकता है वो भी भारत के लिए बेहतर क्या हुआ साबित होने का काम किया। नेहरू का दृष्टिकोण वैज्ञानिक एवं बुद्धिवादी था। उन्होंने कभी भी परलौकिक दृष्टिकोण का सहारा नहीं लिया और वे एक यथार्थवादी चिंतक थे जो लौकिक समस्याओं के लौकिक तथा बुद्धिवादी समाधान ढूंढने में विश्वास रखते थे। वे उनका वैज्ञानिक एवं आधुनिक दृष्टिकोण से विचार करते थे और इसी के आधार पर उसका समाधान निकालने का काम करते थे। उसके साथ साथ समाजवाद एवं लोकतंत्र समाजवाद के विचारों का प्रतिपादन करना। कहने का मतलब है कि हमारी आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए कोई दूसरा तरीका नहीं है और यह आर्थिक रोगों के लिए रामबाण है। उनका मानना था कि सामाजिक अर्थव्यवस्था लोकतंत्र में क्या है, समाजवाद स्थापित करने का काम नेहरू जी ने ही किया है। और उनका मानना था कि अगर हम लोकतंत्र में समाजवाद की स्थापना अगर करते हैं, अगर राज्य में समाज में निवास करने वाले व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करते हैं, तो इससे क्या होगी, हमारी जितनी भी आर्थिक समस्याएं हैं उससे आसानी से निपटा
जा सकता है। उसके संवैधानिक साधनों पर बल देने की उन्होंने भी बहुत ज़्यादा प्रयास किया। उनका मानना था कि जिस संविधान के आधार पर ही क्या किया जाना चाहिए, संविधान या सत्य अहिंसा जो चीज़ें सही हों उसी के आधार पर क्या करना चाहिए, एक बेहतर तरीका का निर्माण करने का कार्य किया जाना चाहिए ताकि राज्य को सही तरीके से संचालित किया जा सके। तो इस आधार पर देखें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का अगर अगर उसकी योगदान देखें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति स्थापित करना, धर्मनिरपेक्ष के जो सिद्धांत है, एक महान मानवतावादी के रूप में भी जाना जाता है। उसके साथ साथ अगर अंतिम उसकी जो योगदान है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, वो गुट निरपेक्षता को माना जाता है, क्योंकि गुट निरपेक्षता के माध्यम से ही उन्होंने अमेरिका जैसी महाशक्ति को उन्होंने अनैतिक कहकर उसकी भर्त्सना की थी। और इसके माध्यम से उन्होंने विश्व के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में जो आने वाले समय में जो समय में क्या था, युद्ध की स्थिति पनप रही थी, उस युद्ध को उन्होंने रोकने का कार्य किया। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शांति के दूत के रूप में जाना जाता है। ये तो हो गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे अम्बेडकर की जी बारे में।